Hello, my dear children. How are you all? I hope you all are doing very well. So, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्क्रीन पे। आज हम पढ़ने वाले हैं आवर यूनिवर्स। ठीक है, अपने यूनिवर्स के बारे में। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू गिव यू अ शॉर्ट रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। ये जो हमारा नेचर है, जो हमारा ये मदर अर्थ है, ठीक है, इसमें कई तरह के फोर्सेस होते हैं। ठीक है, और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे हेविली बॉडीज हैं, और वो कौन कौन सी बॉडीज हैं हम ये इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में। हमारा अर्थ बाहर से तो पता है कैसा दिखता है, बट अंदर से कैसा स्ट्रक्चर है हम वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा हम सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और मून के क्यों लूनर इक्लिप्स होते हैं, क्यों मून हमें कभी हाफ दिखता है कभी फुल दिखता है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं पढ़ना। इफ वी लुक एट द स्काई ड्यूरिंग द डे और नाइट, we can see many objects and few events taking place in the sky। अच्छा, जब आप आसमान में दिन में देखो या रात में देखो, आपको ये दिखेगा कि हमारे आसमान में बहुत सारी चीजें हैं और जो कुछ ना कुछ होते रहते हैं वहां पे। ठीक है, man has always been fascinated by the various objects in the sky which makes up universe। अच्छा बताइए, हम ह्यूमंस की ना टेंडेंसी है, मतलब हम ह्यूमंस की आदत है, हम लोग बहुत ज्यादा ना आश्चर्यचकित होता है, मीन्स वी आर सरप्राइज्ड। ठीक है, कि कैसा होगा हमारा यूनिवर्स, क्या होता होगा हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, all heavenly bodies in the universe attract each other by the force of gravitation। अच्छा, इसके पहले के चैप्टर में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने चैप्टर्स को रिवाइज जरूर किया होगा। अब देखो ग्रेविटी कहाँ पे है, ग्रेविटी सबसे ज्यादा हमारे यूनिवर्स में है। तो जितने भी हमारे ये हेवनली बॉडीज हैं यूनिवर्स के, ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब दो बॉडीज पास पास होंगी तो उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। वैसे अगर सपोज ये दो बॉडीज हैं और ये यहीं पे, इनके बीच का सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इनके बीच का होगा वो बहुत ज्यादा होगा। बट सपोज ऑन द अदर हैंड, इफ दिस टू बॉडीज मेक अ डिस्टेंस, अब अगर ये इतने डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, तो इनके बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कम हो जाएगा। ठीक है, चलो, दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कॉज द प्लैनेट्स टू मूव अराउंड द सन। अच्छा, आप सब लोग ये चीज जानते हो, हमारे सोलर सिस्टम में सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ सारे प्लैनेट्स चक्कर काटते हैं। वो कैसे घूमते हैं? इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। ठीक है, सी। अच्छा, ये हमारा सोलर सिस्टम है, देखो कितना खूबसूरत है। ठीक है, ये हमारा सोलर सिस्टम है, आप देख सकते हो, दिस इज आवर सन। ओके, आप देख सकते हो, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, ये हमारा सन है, देखो। ठीक है, ये हमारा सन है और ये हमारे सारे 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, चलो अब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम क्या है? द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड इट्स प्लैनेटरी ऑफ 8 प्लैनेट्स एंड देयर मून्स। सोलर सिस्टम का क्या मतलब है? सोलर सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमारा सन है और साथ ही साथ उसके 8 प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स के जितने भी मून्स हैं वो सब हमारे सोलर सिस्टम में आते हैं। ठीक है, द सोलर सिस्टम इज शेप्ड लाइक अ डिस्काउंट फॉर्म ऑफ टाइनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे। अच्छा, मुझे ये तो पता है कि हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का पार्ट है, बट हमारा सोलर सिस्टम किसका पार्ट है? ठीक है, हमारा सोलर सिस्टम जो है गैलेक्सी का पार्ट है। एक गैलेक्सी का मतलब होता है एक यूनिवर्स में बहुत सारे घर होते हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, उस घर का नाम होता है गैलेक्सी। ठीक है, तो वैसा ही एक गैलेक्सी है मिल्की वे, हियर यू कैन सी, ऐसी ही एक गैलेक्सी है मिल्की वे। इसी मिल्की वे का पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम, और इसी सोलर सिस्टम का पार्ट है ये हमारा प्लैनेट अर्थ। ठीक है, चलो, द 8 planets, that is Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn and Neptune, revolve around the sun in a fixed elliptical orbit। Okay my dear students, here you can see
ये सोलर सिस्टम है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे प्लैनेट्स ना रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, बट ये कहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं, हवा में तो ऐसे कर नहीं रहे हैं, ये कर रहे हैं एक फिक्स्ड पाथ पे। सी, ये एक रिंग्स में कर रहे हैं, ये देखो ये एक फिक्स्ड पाथ है, इस पर ये सब रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसी को कहा जाता है ऑर्बिट, जिस पर ये सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, ठीक है। ओके, तो सारे प्लैनेट्स जो हैं हमारे सन के आसपास घूमते रहते हैं ऑर्बिट्स पे, उन्हें हम इलिप्टिकल ऑर्बिट्स कहते हैं। चलो, द प्लैनेट लाइक ऑब्जेक्ट मेड ऑफ लंप और रॉक्स आर कॉल्ड एस्टेरॉयड और माइनर प्लैनेट्स orbiting mainly Mars and Jupiter. So my dear students, here you can see a new term called asteroid. Asteroid का क्या मतलब है, देखो यहां पे, just give me a moment. देखो, आपको ये पता है ये मरकरी है, ठीक है। ये कौन सा प्लैनेट है, ये है आपका मरकरी, ठीक है। ये है वीनस, ये है अर्थ, ठीक है। ये है मार्स, ठीक है। ये है आपका जुपिटर, ठीक है। ये है आपका सैटर्न, ये है आपका यूरेनस, और ये है आपका नेपच्यून। नाउ सी माय डियर फ्रेंड स्टूडेंट्स, सी, the planet like object made of lumps of rock are called asteroids or minor planets orbiting mainly Mars and Jupiter. अब देखिए, ये मार्स और ये जुपिटर है, इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है ना, यहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, मतलब छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे प्लैनेट टाइप की कुछ चीजें रिवॉल्व कर रही हैं, ठीक है। देखो ये क्या है, ये क्या कर, लंप ऑफ रॉक्स, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में, मार्स और जुपिटर के बीच का जो ये वाला एरिया है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके पत्थर के बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल्स घूम रहे हैं, इन्हीं पार्टिकल्स को कहा जाता है एस्टेरॉइड्स, ठीक है। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, यही वो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके प्लैनेट मार्स और प्लैनेट जुपिटर के बीच में घूम रहे होते हैं, ठीक है। चलो, bodies of dust and frozen gases called comets. All planets have almost circular orbits that lie within a nearly flat disk called the elliptic plane. अच्छा, जिस तरीके से हमारे यूनिवर्स में एस्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है, जिस तरीके से एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, वैसे ही कॉमेट्स भी होते हैं। और कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स क्या है, कॉमेट्स आपकी डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। कॉमेट्स क्या होती हैं, ये डस्ट ऑफ फ्रोजन गैसेस की बॉडीज होती हैं, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो। और जो हमारे सारे प्लैनेट्स हैं, आप देख रहे हो हमारे जो ये सारे प्लैनेट्स हैं, ये एक सर्कल में, एक ये देखो, एक ये सर्कल ऐसा बन रहा है ना, ये सारे ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड पाथ है, ये इन्हीं पर घूमेंगे, ये कहीं और नहीं घूमेंगे जाके, ठीक है। चलो, घूमते हैं जो कि नियरली फ्लैट डिस्क। अच्छा, ये देखो, ये जो है ये एक तरीके से ये फ्लैट डिस्क है, ये कि नहीं, देखो ये जब ऐसे, सर्कल क्या होता है, पूरा ऐसे है, बट ये यूं जाके है, तो ये वाला जो इनका पोर्शन है ये कहलाता है आपका इक्लिप्ट प्लेन, ठीक है, समझ गए। चलो, द सोलर सिस्टम इज ऑल्सो होम टू अ नंबर ऑफ रीजन पॉपुलेटेड बाय स्मॉल ऑब्जेक्ट। अब सोलर सिस्टम में ना सिर्फ एस्टेरॉइड्स नहीं होते, सिर्फ सन नहीं है, सिर्फ हमारे प्लैनेट्स नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें सोलर सिस्टम में हैं। तो चलो डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं। तो सबसे नंबर 1 जो सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम है वो है हमारा सन, ठीक है। द सन इज द स्टार ऑफ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. It is almost perfectly spherical and consists of hot plasma. It has a diameter of about 13,92,684 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो, जो सन है हमारा वो हॉट प्लाज्मा है, ठीक है, वो हॉट गैसेस से बना हुआ है, और अगर मैं सन के डायमीटर की बात करूं तो वो 13,92,684 किलोमीटर है, ठीक है।
और अगर मैं बात करूं कि हमारे अर्थ से सन कितना दूर है, वो है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, अगर डिस्टेंस की मैं बात करूं सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से सन का डिस्टेंस है। At this average distance, the light travels from the sun to earth in about 8 minutes and 19 seconds. Okay, आपको एक चीज पता होना चाहिए कि लाइट ट्रेवल करता है लाइट ईयर में, ठीक है। तो कितने लाइट ईयर्स लगते हैं, मींस हमें कितने मिनट लगते हैं जो सन की रेज हमारे अर्थ तक आते हैं, कितना टाइम लगता है, वो लगता है हमारा 8 मिनट 19 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 19 सेकेंड में सन से रेज हमारे अर्थ तक आ जाती हैं। The energy of this sunlight support almost all life on the earth by photosynthesis and drives earth climate and weather. The enormous effect of the sun on earth has been recognized since prehistoric time. ठीक है, अच्छा, सन की ही वजह से लाइफ पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सन की ही हेल्प से होता है। और जब फोटोसिंथेसिस होता है तो इट मीन्स प्लांट्स खाना बनाते हैं। प्लांट्स को खाते हैं हार्बीवोरस, उनको खाते हैं कार्निवोरस, ओमनीवोरस। हम लोग हार्बीवोरस कार्निवोरस दोनों को खाते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन चल रही है, ठीक है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे, द इनॉर्मस इफेक्ट ऑफ द सन ऑन अर्थ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम, मींस बहुत टाइम पहले से, ठीक है, तब से माना जाता है कि सूरज का हमारी पृथ्वी पे, सन का हमारे अर्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट है। ठीक है, एंड द सन हैज बीन रिगार्डेड बाय सम कल्चर्स एंड डाइटी। ओके, बहुत सारे ऐसे कल्चर्स में सन को गॉड माना जाता है, जैसे हिंदुज्म में सन को सूर्य देव, ठीक है, माना जाता है। इजिप्शियन कल्चर में भी सन को डाइटी के तौर पे उनको उस वक्त पूजा जाता था। ठीक है, an accurate scientific understanding of the sun developed slowly as recently as the 19th century. Prominent scientists had little knowledge of sun's physical composition and source of energy. This understanding is still development. There are a number of present day anomalies in the sun's behavior that remain unexplained. Okay, तो आपने देखा कि सन को डाइटी के तौर पे माना जाता है, मीन्स सन को गॉड के तौर पे बहुत सारे कल्चर्स में उनकी पूजा की जाती है। 19th सेंचुरी तक सन के बारे में हमें उतना नहीं नॉलेज था, क्योंकि साइंटिस्ट अभी डेवलपमेंट, अभी रिसर्च कर ही रहे थे। बट अगर मैं आज की बात करूं, हमारे पास सन के बारे में बहुत नॉलेज है, बट स्टिल देयर इज अ मिस्ट्री रिगार्डिंग सन्स बिहेवियर टिल टुडे। ओके, तो ये है सन के बारे में। सन के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, वो है हमारे प्लैनेट्स। ठीक है, देखो, a planet is the second largest space object in solar system, second largest है ये। The planet revolve around the sun in fixed elliptical orbits। मैं आपको बता चुकी हूँ, ये सारे planets एक पाथ पे घूमते हैं और इन पाथ को हम ऑर्बिट्स कहते हैं, elliptical orbits के नाम से इन्हें जाना जाता है। They reflect the light of the sun। और इनको कहां से रोशनी मिलती है? इनको सन के थ्रू ही रोशनी मिलती है। ठीक है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में। नाम कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये सारे आपके क्या हैं? ये आपके प्लैनेट्स के नाम हैं। ठीक है, जिसमें से मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स सबसे ज्यादा सन के पास है। आप देख सकते हो यहाँ पे, लेट मी शो यू, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, ये सोलर सिस्टम आप देख रहे हो, 8 प्लैनेट्स है, तो 4 प्लैनेट्स सन के पास है, इसीलिए इनको इनर प्लैनेट्स कहा जाता है, और 4 प्लैनेट्स दूर है सन से, इसीलिए इनको आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखो आप, ये जो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये आपके क्या है? सन के पास है। बट कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा पास है सन के? वो है आपका मरकरी। ठीक है, देखो यहाँ पे, ये देखो मरकरी आपका सबसे ज्यादा पास है सन के, तो इसीलिए सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का। ठीक है, चलो, दे आर कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। मैं बता चुकी हूं आपको, उन्हें इनर प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इनर प्लैनेट्स जो है ना, वो मेनली आपके रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, जितने भी इनर प्लैनेट्स है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, वो मेनली रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आर द आउटर प्लैनेट्स। ठीक है,
These planets are large ball of gases with ring around them. अच्छा, इनर प्लैनेट क्यों है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स? क्योंकि वो रॉक से बने हुए हैं। और आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून क्यों है? क्योंकि वो गैस से बने हुए हैं। ठीक है, और देखो इकलौता ऐसा एक प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जिनके रिंग्स होते हैं। ठीक है, वो कौन सा है? वो आपका सैटर्न है। ठीक है, ये आपके सैटर्न है जिसके रिंग होते हैं। ठीक है, चलो अब प्लैनेट्स के बाद हम पढ़ेंगे अपने अर्थ के बारे में। अर्थ क्या है? हमारे प्लैनेट अर्थ का तीसरा प्लैनेट है। सॉरी, अर्थ जो है हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है, डेंसेस्ट एंड फिफ्थ लार्जेस्ट इन द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है अर्थ और फिफ्थ सबसे बड़ा है। ठीक है, ये क्या है? सोलर सिस्टम, इट इज ऑल्सो लार्जेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब है? जहां पे रॉक्स हैं। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। ठीक है, तो इनर प्लैनेट्स में ये सबसे बड़ा है। कंफ्यूज मत होइए, देखिए अर्थ जो है सोलर सिस्टम में, अर्थ जो है सोलर सिस्टम का तीसरा प्लैनेट है। ठीक है, और सारे 8 प्लैनेट में फिफ्थ सबसे बड़ा है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अभी इनर प्लैनेट के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, इनर प्लैनेट्स के जो 4 प्लैनेट्स हैं कौन कौन से हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। इन चारों में सबसे बड़ा अर्थ है। ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी सिर्फ और सिर्फ अर्थ पर ही मौजूद है। ठीक है, अर्थ की अगर मैं बात करूं तो अर्थ कितने साल पुराना है? तो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले यहां पर लाइफ आई थी। और लाइफ सबसे पहले कहां से शुरू हुई है? पानी से। ठीक है, चलो, और मैं अगर अर्थ की कंस्ट्रक्शन की बात करूं, अर्थ बना कैसे है? ये सारी बातें जो अभी हमने की है तो आउटर है, लेकिन अर्थ हमारा बना कैसे है? जैसे ये हमारी बॉडी है, बट हमारे बॉडी पार्ट्स कौन कौन से? हार्ट है, स्टमक है, किडनी है। क्या वो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर्स है। उसी तरीके से अर्थ के 3 पार्ट्स होते हैं, ये उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के। क्या क्या नाम है उसका? पहला है कोर, फिर है मेंटल, फिर है क्रस्ट। ठीक है, कोर क्या है? कोर देखो, देखो ये अर्थ है। ठीक है, जो अर्थ का ये सेंटर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं कोर। ठीक है, कोर जो है ये यहीं पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है हाई, और यहीं पर आपका प्रेशर भी है सबसे ज्यादा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट के 3 पार्ट होते हैं, आपका कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, कोर जो है वो अर्थ का बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट है, और सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर यहीं पर है। ठीक है, और कोर भी आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है आपका इनर कोर जो कि सॉलिड है। ठीक है, जो कि आपका सॉलिड है, मींस कोर जो है आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इनर कोर, इनर कोर किससे बना हुआ है? इनर कोर आपका बना हुआ है आयरन और निकल से। ठीक है, इसीलिए वो सॉलिड है। ठीक है, देखो अर्थ अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कोर, मेंटल और क्रस्ट। तो जो कोर है आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इनर कोर। इनर कोर बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि वो बना हुआ है आपका आयरन से और निकल से। ठीक है, आउटर कोर सेमी हार्ड है। ठीक है, वो बना हुआ है मोल्टन आयरन मेटल से। ठीक है, जब वही आयरन मेल्ट हो जाते हैं उन्हीं से ये आउटर कोर बना है। ठीक है, फिर बारी आती है मेंटल की। अब मेंटल क्या है? द मेंटल इज मेड अप ऑफ रॉक मटेरियल्स एंड सैंडविच्ड बिटवीन द कोर एंड द क्रस्ट। ठीक है, ये तो कोर हो गया। अब ये है आपका मेंटल। ठीक है, ये है आपका मेंटल। तो ये जो मेंटल है ना, ये आपके क्रस्ट के, एक मिनट, देखो ये जो मेंटल है ना, ये क्रस्ट और कोर के बीच में आता है। ठीक है, और ये किस चीज से बना हुआ है? ये बेसिकली रॉक्स से बना हुआ है, सॉलिड रॉक्स। ठीक है, ये सॉलिड रॉक से बने हुए हैं। ठीक है, लेकिन इसका भी 2 पार्ट है, एक अपर पार्ट है, एक लोअर पार्ट है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ठीक है, जो अपर इसका मेंटल है वो सेमी लिक्विड मोल्टन, वॉल्केनिक इरप्शंस होता है ना, वो यहीं से आते हैं। ठीक है, अब देखो जो अपर मेंटल है, अपर मेंटल ये मैग्मा से बनता है। ठीक है, ये मैग्मा से बना है, और यही मैग्मा धीरे धीरे जो फ्लो करता है क्रस्ट पे जाके ये जम जाता है, तब हमें इग्निशियस रॉक्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया कोर और मेंटल? फिर जो हमारे अर्थ का ऊपर वाला पार्ट है उसे हम क्रस्ट कहते हैं।
क्रस्ट क्या है? रिलेटिवली थिन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रॉक्स दैट फ्लोट्स अबव द मेंटल। ठीक है, देख लो मेंटल के ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट कहा जाता है। और ये आपका बना हुआ है सॉलिड रॉक्स है, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सॉलिड रॉक कैसे बने हैं? ये दो पार्ट में कैसे डिवाइडेड है? ये आपका कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कॉन्टिनेंटल प्लेट की तरह ये दिखता है। ठीक है, प्लेट्स की तरह, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, अर्थक्वेक्स आते हैं वो यहीं पर आते हैं, इन्हीं प्लेट्स की वजह से आते हैं। जब ये प्लेट्स आपस में टकराती है तो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, समझ गए? तो ये क्रस्ट है हमारा। ठीक है, तो अब ये थी हमारी अर्थ के बारे में बातें। अब हम बात करेंगे अपने मून के बारे में। चलो देखते हैं। The moon is the only natural satellite of the earth and the fifth largest satellite in the solar system. It is a natural satellite of a planet in the solar system relative to the size of its primary, having 27% of the diameter and 60% the density of earth. The moon is the second densest satellite after Io और सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। अब देखो मून क्या है? मून अर्थ का ओनली इकलौता सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, और ये क्या करता है? और ये फिफ्थ लार्जेस्ट सैटेलाइट है। मतलब अर्थ का, अगर मैं पूरे सोलर सिस्टम का बात करूं तो बहुत से ऐसे हमारे प्लैनेट्स हैं जिनके अपने नेचुरल सैटेलाइट है, जो इन प्लैनेट्स के अगल बगल घूमते रहते हैं। तो मून हमारे अर्थ का है, और मून पूरे सोलर सिस्टम में फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट है। और अगर मैं इसके साइज की बात करूं तो ये अर्थ का 27% डायमीटर कवर करता है और 60% डेंसिटी के साथ है। ठीक है, अब देखो जो मून है बहुत ज्यादा डेंस, मतलब बहुत ज्यादा घना है। घना इन द सेंस क्या है? उसके मून के इंटीरियर पार्ट में जितनी सारी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा घनी है। किसके बाद? I10 के बाद, सॉरी I0। ठीक है, I0 ये क्या है? I0 क्या है? ये जुपिटर का सैटेलाइट है, जुपिटर का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है, चलो अब अगर मैं मून के सरफेस की बात करूं तो मून का जो सरफेस है वो बहुत ही ज्यादा अनइवन है। ठीक है, और वो क्या है? बना किस चीज से? वो ग्रे रॉक से बना हुआ है, जो कि ग्रे कलर्ड रॉक से है। और वो रॉक्स किस चीज से बने? डस्ट से, डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, इट्स सरफेस इज मेड अप ऑफ माउंटेन एंड प्लेन्स। ठीक है, और मैंने अभी बोला ना वो बहुत ही अनइवन सरफेस है। क्यों अनइवन सरफेस है? क्योंकि मून पर बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लेन्स हैं। ठीक है, ह्यूज सॉसर शेप्ड होल्स आर स्कैटर्ड ओवर द सरफेस ऑफ द मून। अच्छा ये देखो सॉसर शेप्ड, ये देख रहे, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बॉल फेंक के मारा गया है। ठीक है, तो ये इस तरीके के बहुत सारे पैचेस आपको मून पे देखने को मिलेंगे। ऐसा कंसिडर किया जाता है, हमारे साइंटिस्ट ने कंसिडर किया है कि दे आर क्रेटर्स। इन लोगों ने ये कहा है कि मिटीरॉइड्स, ठीक है, मिटीरॉइड्स जब बर्न हुए थे, ह्यूज पीसेस ऑफ रॉक्स, मतलब मिटीरॉइड्स एक बहुत बड़े बड़े पीसेस ऑफ रॉक होते हैं, जब वो टूटते हैं, जिन्हें हम टूटता तारा कहते हैं, नहीं होता कि टूटता तारा जा रहा है। ठीक है, तो वो टूटता तारा कुछ नहीं होता, तारा नहीं टूटता है, वो ये मिटीरॉइड्स होते हैं। ये बर्निंग, ये जलते रहते हैं, ये आते आते खत्म हो जाते हैं हमारे अर्थ सरफेस पे। बट अनफॉर्चुनेटली अगर ये कहीं गिर जाते हैं तो ये ऐसे होल्स क्रिएट कर देते हैं। तो साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये थ्योरी है उनकी कि मे बी बहुत टाइम पहले मून के सरफेस पे ऐसे ही मीटेरॉइड्स गिरे होंगे, इसीलिए ऐसे क्रेटर्स क्रिएट हो गए वहां पे। ठीक है, चलो। From the moon, the large flat areas called lowland appear as dark patches, while the highlands appear as bright parts. अच्छा, अब अगर आप अर्थ से देखोगे ना, मून देखो ऐसे दिखता है। ठीक है, अगर आप अर्थ से देखोगे तो हमें मून ऐसा दिखता है, बट ये हमें ऐसा दिखता क्यों है? जो इसके फ्लैट एरियाज होते हैं, ठीक है, जो फ्लैट, अब देखो ये डार्क, ये सब कुछ डार्क है। ठीक है, ये देखो ये सब डार्क एरियाज है। ये हमें डार्क क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि ये फ्लैट, ये लार्ज फ्लैट एरियाज हैं। मून का जो ब्लैक वाला पोर्शन है, जो हमें हमारे अर्थ से ब्लैक ब्लैक दिखता है, मींस ग्रे कलर्ड में दिखता है, वो फ्लैट एरिया है। ऑन द अदर हैंड जो हमें ब्राइट पार्ट दिख रहा है, ये देखो ये सारा, ये सब जो ब्राइट पार्ट्स हैं, ये क्या है? ये बहुत बड़े बड़े हाईलैंड्स, मतलब बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। ठीक है, चलो। अच्छा, मून पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, इसीलिए वहां पे दिन में इतनी ज्यादा गर्मी होती है और वहीं रात में बहुत ठंडी होती है। ठीक है, दैट्स व्हाई देयर इज नो लाइफ पॉसिबल ऑन और मून। ओके, चलो। अब मून के बहुत सारे फेजेस होते हैं। हमें कभी मून ऐसा दिखता है एकदम पतला, तो कभी हमें फुल मून दिखता है। क्यों दिखता है? देखते हैं। द मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। आप सबको पता है माय डियर चिल्ड्रंस, मून की अपनी खुद की रोशनी नहीं होती है। ठीक है,
इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो मून चमकता कैसे है फिर? अगर रोशनी नहीं है अपने पास तो रात में चमकता कैसे? क्योंकि वो सूरज से रोशनी लेता है, ठीक है। अब देखो, व्हेन द मून पासेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, सनलाइट फॉल्स ऑन अ पार्ट टर्न्ड अवे फ्रॉम अस, सो द मून इज नॉट विजिबल टू अस। अच्छा, अब देखो क्या होता है, जब मून आपका अर्थ और सन के बीच में से पास करता है, ठीक है, तो सनलाइट जिस पोर्शन पे, जब जब अर्थ और सन के बीच में से मून जा रहा है, तो मून के जिस एरिया में, जिस पोर्शन पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है, वो हमें दिखता है, और जिस पर नहीं पड़ता है वो हमें नहीं दिखता है, ठीक है। दिस हैपेंस ऑन अ न्यू मून लाइट, ये न्यू मून लाइट पर होता है, ठीक है। एवरी नाइट द इल्यूमिनेटेड पार्ट ग्रोज इन साइज टिल वी सी द फुल मून ऑन द 15th डे। हर रात हमें वो पार्ट दिखता है जहां पे सूरज की रोशनी पड़ती है मून के ऊपर, ठीक है, until and unless 15th डे, मतलब हर 15 डे के बाद फुल मून आता है, ठीक है। From the next day, the illuminated part decreases in size and becomes completely invisible on the 15th day. एक 15th डे को मून पूरा कंप्लीट शेप में हो जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट 16th डे से धीरे धीरे मून की साइज घटना शुरू हो जाती है, और आते आते एक दिन अमावस्या आता है, मींस एकदम जहाँ पर डार्क मून लाइट होता है, जब हमें मून दिखता ही नहीं है, पूरा अंधेरी रात होती है, ठीक है। दिस इज नोन एज न्यू मून डे, ठीक है। फॉर वन न्यू मून टू from one new moon to another it takes roughly 30 days and this period is called a lunar month। अच्छा, 15 दिन 30 हुआ ना, ठीक है। हर 30 डेज का एक पीरियड होता है जिसको हम लूनर मंथ कहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ मून विजिबल टू अस, अच्छा, जो पार्ट हमें दिखता है मून का, वही हम कहते हैं फेस। ऐसा नहीं है कि मून से इतना ही निकला है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मून फुल होता है, वो बात अलग है कि हमें सिर्फ इतना ही दिखता है। क्यों? क्योंकि इतने ही पोर्शन पे सूरज की रोशनी पड़ रही है, ठीक है। ये मत समझना कि मून सिर्फ इतना ही दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। चलो, अब आप लोगों ने नाम सुना होगा हाई टाइड्स एंड लो टाइड्स का, ठीक है। ये बेसिकली कोस्टल एरियाज में आते हैं। कौन कौन से कोस्टल एरियाज है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, दिस ऑल आर द कोस्टल एरियाज ऑफ आवर इंडिया, ठीक है। ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। अब देखो, टाइड्स क्या होती है? टाइड्स आर पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर कॉज्ड बाय ग्रेविटी ऑफ द मून एंड द सन। आप जानते हो, ये देखो देखो, समुंदर में जब बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, वो कभी जाती हैं ऊपर फिर आती हैं नीचे, ठीक है। ये होती हैं हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। और किस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से? मून और सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। When the water level falls, it is called low tide। अच्छा, ये देखो, ये लो टाइड है। लो टाइड का क्या मतलब है? यहाँ पे वाटर लेवल एकदम खत्म है, ठीक है, मतलब वाटर लेवल यहाँ पे है ही नहीं, गिर चुका है बिल्कुल, तो ये लो टाइड है, ठीक है। ईच डे देयर आर 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। हर दिन 2 बार हाई टाइड आता है तो 2 बार लो टाइड आता है, ठीक है। इट टेक्स अबाउट 6 आवर्स फॉर द फॉलिंग वाटर टू रीच लो टाइड। अब देखो, ऐसा नहीं है कि एक बार ऊपर गया पानी फिर नीचे आ गया। हमें तो दिख रहा है पानी ऊपर गया फिर नीचे आ गया, बट माय डियर स्टूडेंट्स, वो पानी का ऊपर नीचे करने में भी इसको पूरे 6 आवर्स का टाइम लगता है, ठीक है। द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन वन लाइन ड्यूरिंग अ फुल मून और न्यू मून। जब भी फुल मून होता है या जब भी न्यू मून आता है, ठीक है, उस टाइम पे आपका सन, आपका मून और आपका अर्थ, ये तीनों एक लाइन में होते हैं, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे सन है तो यहीं पे अर्थ होगा, यहीं पे मून भी होगा, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक ही लाइन में रहते हैं उस टाइम। Their combined gravity causes higher than normal high normal tides on this day। और जब ये तीनों एक लाइन में रहते हैं ना, तो उस दिन कुछ ज्यादा ही हाई टाइड्स आते हैं, ठीक है। चलो, अब बात करेंगे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। मून क्या है? हमारा नेचुरल सैटेलाइट है। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की। अब ये क्या होती हैं? देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड ऑब्जेक्ट विच रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जस्ट एज द मून डज। अच्छा रुको, मैं आपको दिखा देती हूँ हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का क्या मतलब है। देखो, ये हमारा सोलर सिस्टम है, ठीक है। इस सोलर सिस्टम में हमारे सारे नेचुरल सैटेलाइट्स अपने अपने रिस्पेक्टेड प्लैनेट्स के पीछे पीछे घूमते हैं, ठीक है। तो वो हो गए आपके नेचुरल सैटेलाइट्स। बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होते हैं जो हम ह्यूमंस भेजते हैं, जो आपके प्लैनेट अर्थ के आसपास घूमता रहता है, ठीक है।
द अर्थ ओनली नेचुरल सैटेलाइट इज मून, मैं बता चुकी हूं. लाइक द मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट एंड कैन बी सीन क्लियरली इन द नाइट स्काई. ठीक है, मून की तरह ही आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आपका सूरज से क्या लेता है, रोशनी लेता है. इसीलिए हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमें जब रात एकदम क्लियर होती है ना, स्काई एकदम क्लियर होता है, हम देख सकते हैं उनको. द स्पेस एज बिगन इन 1957 when the first man-made satellite Sputnik was launched to orbit in space by Russian scientists. ओके, अब देखिए स्पुतनिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स. अभी तक 1957 में जर्नी स्टार्ट हुई हम ह्यूमंस की स्पेस में जाने की. तो 1957 में रशियन सैटेलाइट था जो सबसे पहले स्पेस में गया था, उसका नाम था स्पुतनिक. ठीक है, since then thousands of satellites have been sent into space. After 1957 there are more than thousands of satellites already sent to our space. ठीक है, on 12th April 1961, 12th April 1961 को मेजर यूरी गगरिन ऑफ रशिया become the first man in the world to go into the space. Again most important point, see my dear students, आपका 12 अप्रैल को देखो, 12 अप्रैल 1961 को दुनिया के पहले इंसान, मींस दुनिया के पहले मेल जो आपके स्पेस पे गए थे वो थे मेजर यूरी गगरिन. और ये कहाँ के थे, ये रशिया के थे. ठीक है, मींस 1957 में ह्यूमंस का स्पेस में जाना शुरू हुआ था और पहला सैटेलाइट जो स्पेस में गया था वो आपका स्पुतनिक था जो रशिया का था. पहले रशिया को सोवियत संघ यानी यूएसएसआर कहा जाता था. ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए पहले ऐसे मेल कौन थे जो गए थे आपके वहां पे स्पेस में, वो थे मेजर यूरी गगरिन रशिया के. ठीक है, उसके बाद वैलेंटीना एथारस्कोवा. ठीक है, वैलेंटीना एथारस्कोवा रशिया की ही पहली वुमन थी जो स्पेस में गई थी. ठीक है, और वो कब गई थी, वो आपकी गई थी on 3rd अप्रैल 1984. अच्छा, वैलेंटीना थारस्कोवा रशिया की ही थी जो स्पेस में गई थी लेडी. अब इंडिया से कौन सबसे पहले हमारा स्पेस में गया था, आई होप यू ऑल नो, आप लोगों ने जीके में भी पढ़ा होगा. उनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, जो इंडिया से पहले मैन थे जो स्पेस में गए थे. स्क्वाड्रन लीडर थे ये. ठीक है, स्क्वाड्रन कौन होता है, जो एयरफोर्स में होते हैं. ठीक है, ये स्क्वाड्रन लीडर थे जो 3rd अप्रैल 1984 को गए थे इंडिया से. ठीक है, अब देखो अभी तक तो हमने स्पुतनिक की बात की जो कि वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट था स्पेस में जाने का. इंडिया से पहला कौन सा सैटेलाइट था जो स्पेस में गया था, इंडिया से सबसे पहला सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया था वो था आर्यभट्ट. आर्यभट्ट कौन है, बहुत फेमस मैथमेटिशियन है आर्यभट्ट, जिन्होंने जीरो का इन्वेंशन किया था. उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट ये सैटेलाइट नाम पड़ा था. इंडिया ने सबसे पहले 1975 में सैटेलाइट लॉन्च किया आर्यभट्ट. ठीक है, जो सबसे पहले इंडिया के साइड से 1975 में स्पेस में गया था. आर्यभट्ट के बाद बहुत सारे सैटेलाइट्स इंडिया ने भेजे हैं, जैसे कौन कौन से हैं, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसेट 1A, इनसेट 2B, इनसेट 2C, इनसेट 3B, इनसेट 3C, इनसेट 3A एंड इनसेट 3E. ये सारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स हैं. ठीक है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट इंडियन सैटेलाइट्स. अब देखिए अप्रैल 2008 में इंडिया ने कार्टोसैट, ये देखो इंडिया ने कार्टोसैट 2A आर मोस्ट सेंसिंग सैटेलाइट इनटू द स्पेस. अगर मैं बात करूं इंडिया का सबसे ज्यादा एडवांस्ड सैटेलाइट जो 2008 में लॉन्च हुआ वो था कार्टोसैट 2A. ये देखो सबसे पहला सैटेलाइट ये था आर्यभट्ट, जो इंडिया से गया था. ये था स्पुतनिक जो वर्ल्ड से गया था. ये भास्कर है, ये कार्टोसैट है. ठीक है, अच्छा मैं इतने सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की मैं बात कर रही हूँ, इनका यूज क्या है, ये क्यों जाते हैं, इन्हें क्यों भेजा जाता है, देखते हैं. An artificial satellite is one of the most useful thing to mankind. Different kinds of artificial satellites are designed for different purposes. ऐसा नहीं है कि हम साइंटिस्ट का मन किया और भेज दिया सैटेलाइट, बिल्कुल नहीं, बहुत पैसा खर्च होता है उसमें. वो किसी ना किसी स्पेशल टास्क को पूरा करने के लिए जाते हैं. ठीक है, अभी मैं आपको आगे बताती हूँ वो कौन से टास्क है. यू कैन सी हियर कम्युनिकेशन सैटेलाइट. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है. कम्युनिकेशन सैटेलाइट सेंड टेलीफोन, टेलीविजन, अदर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑफ अर्थ. मोबाइल फोन सबकी जान है आज के टाइम में. ठीक है, हम मोबाइल पे बात कैसे कर रहे हैं, उसका तो कोई तार ही नहीं है. पहले तो जो तार होते थे
टेलीफोन्स के कैसे होते थे, वो पानी के अंदर ओशंस में बिछाए जाते थे, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ठीक है, इसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के थ्रू हम बात कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो टेलीविजन हो, हम टीवी देख रहे हैं, चाहे फोन पे बात कर रहे हैं, इसी सैटेलाइट के हेल्प से। देन हेयर कम्स आवर नेविगेशन सैटेलाइट। अब ये कौन सा सैटेलाइट होता है? नेविगेशन, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पानी का। देखो, सेंड मैसेजेस फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम द लैंड टू एन एयरक्राफ्ट और टू अ शिप। They determine the exact location which help people who travel in remote areas. नेविगेशन सैटेलाइट आपका लोकेशन पता करने में हेल्प करता है, ठीक है। सपोज किसी को डेजर्ट एरिया में जाना है, सहारा डेजर्ट में, या मैं सहारा का क्यों बोलूं, मैं थार डेजर्ट की बात करती हूँ, किसी को थार डेजर्ट में जाना उसे पता नहीं है, ठीक है, तो वो नेविगेशन सैटेलाइट यूज करेगा, ठीक है। फिर आपका आता है वेदर सैटेलाइट। अच्छा, आप लोग सुनते होंगे ना कि आपके पेरेंट्स कहते हैं कि अच्छा आज बाहर मत निकलना, बारिश होने वाली है, या आज बहुत ज्यादा धूप है। पता कैसे चलता है हमें ये कि इतने ही बजे बारिश होगी? इन्हीं वेदर सैटेलाइट्स की हेल्प से, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हमारे वेदर के पैटर्न को, हमारे फोरकास्ट को बताने, मतलब फोरकास्ट का क्या मतलब है, मुझे पहले से ही पता है कि कल बारिश होने वाली है, ठीक है। ये सब कुछ हमारे वेदर सैटेलाइट से ही होते हैं। और ये कैसे, ऐसा नहीं है कि बस ये गए और इंफॉर्मेशन में, नहीं, क्लाउड से इनको हेल्प मिलता है, ठीक है। ये क्लाउड्स की स्टडी करते हैं वहां पे, और कैसे करते हैं, इंफ्रारेड कैमराज इसमें फिट होते हैं, ठीक है, जो कि फोटोग्राफ्स इनके खींचते हैं और वो अर्थ पे भेजते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आता है अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। ये क्या है? अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स हमारे अर्थ की फोटोज खींचते हैं। अब देखते हो ना कि नासा ने ये सैटेलाइट का पिक्चर रिलीज किया, ठीक है, ये पोल्यूटेड है, और स्पेसिफिकली दिवाली के टाइम पे कि इंडिया ऐसा दिखता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये सब क्या है, ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स ही हैं। ये क्या करते हैं, ये आपके बेसिकली मिनरल्स, अर्थ पे मिनरल्स कहाँ कहाँ हैं, ये उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। वाटर सप्लाईज हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट से पता चलती है। फिर आती है बारी मिलिट्री सैटेलाइट और स्पाई सैटेलाइट्स की। ये क्या करते हैं, मिसाइल्स कहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं उसके बारे में ये पता चलता है। एस्ट्रोनॉमर्स यूज सैटेलाइट टू मेक स्पेशल मेजरमेंट ऑफ द सोलर सिस्टम, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, ठीक है। फिर आता है स्पेस ट्रेवल। अभी तो ये सारी सैटेलाइट थी, अब स्पेस ट्रेवल कैसे जा सकते हो, ठीक है। देखो, astronauts have to undergo intensive training to acquire all the skills and knowledge on a space mission. ऐसा नहीं है कि अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मेरा मूड और मैं स्पेस में चली गई, बिल्कुल नहीं जा सकते। स्पेस ट्रेवल के लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। जितने भी हमारे स्पेस सेंटर्स होते हैं, आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल नो इसरो इज आवर स्पेस सेंटर ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारे स्पेस सेंटर का नाम है इसरो, जो कि देहरादून में लोकेटेड है, और वर्ल्ड का जो टॉप क्लास स्पेस ट्रैवलिंग एजेंसी है वो है नासा, जो कि अमेरिका में है, ठीक है। अब देखिए, यहीं पर ट्रेनिंग दिया जाता है उन लोगों को जो स्पेस में जाते हैं, ठीक है। दे लर्न हाउ टू डील विथ इमरजेंसीज। उन्हें ये बताया जाता है कि इमरजेंसीज में कैसे डील करना है। अच्छा, आप लोग सुनीता विलियम के बारे में जरूर जानते होंगे, वो अभी लास्ट ईयर गई थी 8 to 9 डेज के स्पेस मिशन पे, बट अनफॉर्चुनेटली किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो पूरे 9 महीने रह गई वहीं पे, ठीक है। पूरे 9 महीने वो स्पेस में रही हैं, तो वो सरवाइव कैसे की अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि यही ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती कि अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ इमरजेंसी आ गई तो आप स्पेस में कैसे रहोगे। जैसे अभी हम खड़े हैं ना, स्पेस में ऐसे नहीं होता है, स्पेस में हम फ्लोट करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पावर होता है, इसीलिए ग्रेविटी की वजह से हम खिंच जाएंगे नीचे, ठीक है। बट ये ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे सूट वैसे होते हैं, हमारे स्पेस क्राफ्ट ऐसे डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। इन स्पेशल लेबोरेटरीज ऑन द ग्राउंड दे लर्न हाउ टू एवरीथिंग विल फील इन स्पेस। एक स्पेशल लैब बनाया जाता है जो पूरा का पूरा स्पेस की फीलिंग देता है। उन्हें ये समझाया जाता है कि वहां पर ये कैसा लगेगा। दे यूज द लेटेस्ट कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज, देयरफॉर दे हैव टू बी वेल एडुकेटेड, पोजेसिंग टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। उनको बहुत अच्छे से साइंस और मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो लेटेस्ट है। स्पेस में कोई भी हवा नहीं है, ठीक है। वहां पे है तो क्या है, बहुत ज्यादा ठंडी है, ठीक है, और वहां पे बहुत सारी हार्मफुल रेज हैं, ठीक है। इसीलिए जो स्पेस सूट होता है वो इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का होता है कि वो हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मीन्स हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, और हेल्प करता है ताकि वो स्पेस में वॉक कर सके या
सरवाइव कर सके। ठीक है, सो इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या है, अगर मैं समरी की बात करूं तो हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद सन हमारे सेंटर में, हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है, हमने अर्थ और मून के बारे में डिटेल स्टडी की है, उसके बाद हमने सैटेलाइट्स के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, मैं आपसे अब अगली क्लास में मिलूंगी, तब तक रिविजन जरूर करिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।